नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है सिलेबस की और हम बहुत अच्छे से सिलेबस को करे हुए हैं। हमने हिस्ट्री किया, हमने पॉलिटी का सिलेबस पूरा देख लिया, हिस्ट्री का सिलेबस पूरा देख लिया है। हमने प्राचीन से लेकर वर्ल्ड हिस्ट्री तक पूरा देख लिया सिलेबस। पॉलिटी में हमने स्टार्टिंग से और एंडिंग तक पूरी पॉलिटी देख लिया और आज हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। तो आप देख रहे हैं स्टडी विद विकास सर और आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और इतना ही सपोर्ट बनाए रखें, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट, आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। देखो, इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। एक होता है अर्थशास्त्र, एक होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। एक ये होता है, एक होती है ये। यहां पर भी अर्थ है, यहां पर भी अर्थ है। देखो, एक अर्थ ये भी होता है ना। ये अर्थ नहीं पढ़ना है, अर्थ ये पढ़ना है। अर्थ माने होता है धन, मनी। क्या होता है? मनी। ठीक है, अर्थ माने मनी होता है। ठीक है, अर्थ माने होता है मनी। मनी मतलब होता है पैसा। क्या होता है? पैसा। पैसा, सही है, पैसा। ओके, शास्त्र और व्यवस्था। देखो, व्यवस्था होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंध करना, किसी चीज का प्रबंध, प्रबंधन, है ना, प्रबंधन। ओके, और शास्त्र मतलब होता है एक नियम, नियमों का समुच्चय। क्या होता है? समुच्चय, नियमों का समुच्चय। जहां पर नियम होते हैं, जहां ज्यादा नियम होते हैं उसको शास्त्र बोलते हैं। जहां व्यवस्था होती है वहां पर मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है। कि हमारे पास सीमित संसाधन, उन सीमित संसाधनों का हम अपनी आवश्यकता को कैसे पूरी करें। हमारी संसाधन तो है, सीमित है, लेकिन हमारी आवश्यकता असीमित है। तो सीमित संसाधन में असीमित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, तो क्या बताता है वो? हमारा अर्थव्यवस्था बताता है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? इसको नहीं पढ़ना है, ये होती है थ्योरी। ये जो होती है ये होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी कब पढ़ी आपने? 8, 9, 10, 11, 12 तक आप ये थ्योरी पढ़ते हुए आए हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट होगा तो आपने ये थ्योरी सारी पढ़ ली। अब इंटर तक आप करे होगे, मैं आशा करता हूँ कि आपने इंटर ही किया होगा। अभी शायद ग्रेजुएशन में हो गए तो बी कॉमर्स वगैरह आप कर रहे होगे, तो उसमें और थोड़ी सी आप आ जाते हैं। जैसे कि एकेडमिक पढ़ाई होती है तो उसमें भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन में आते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्रबंधन कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, अर्थ, है ना, कम पैसे को में ज्यादा आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाए। तो हमारी ये दोनों चीजें हो गई। तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। इसमें बस बता दूंगा आपको जब पढ़ाऊंगा एडम स्मिथ की थ्योरी क्या थी, उन्होंने क्या दिया, पूंजीवादी सिद्धांत किसने दिया, साम्यवादी किसने दिया, समाजवादी सिद्धांत किसने दिया, लेनिन ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की, है ना, माओ ने कौन सी व्यवस्था स्थापित की, है ना, माओ कहाँ था, लेनिन कहाँ था, रूसो कहाँ था, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एडम स्मिथ कहाँ थे, कहाँ काम कर रहे थे, जेम्किंस कहाँ काम कर रहे थे। ये सारी चीजें अर्थव्यवस्था में बड़े अच्छे से आपको बताई जाएगी और अर्थव्यवस्था के जितने आपके सिलेबस है वो सारा का सारा बताया जाएगा। अभी हम देखते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिए, आप अर्थव्यवस्था डालिए और ये हम जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपका यूके एसएससी ग्रुप सी ग्रुप डी में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं। देखो, यूके एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीजें तो पढ़नी कंपलसरी है। जितनी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस तो पढ़ना ही है आपको, सारे एग्जामों में पढ़ना है। आप जो जीएस पढ़ोगे वो एसएससी में काम आएगा, एसएससी जीडी में काम आएगा, एमटीएस में काम आएगा, सीएचएसएल में काम आएगा, उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम में जीएस पूछा जाता है सब में काम आएगा। जितने भी आप जीएस से रिलेटेड एग्जाम दोगे सब में काम आएगा। क्या आएगा काम? यही हमारा जीएस। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। भारतीय, अच्छा देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सिलेबस में आपके क्या किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक चीज की गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी, देखो यहाँ पर भी क्या करा गया? व्यवस्था, ना कि शास्त्र। अगर शास्त्र होता तो फिर शास्त्र को शास्त्र के अनुसार पढ़ा जाता है। शास्त्र को शास्त्र नियम देखे जाते हैं, उसमें किस तरह से नियम लग रहे हैं, कौन से नियम कैसे बने। यहाँ पर समझा जाता है कॉन्सेप्ट, कैसे नियम तो बन गए ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे किया जाएगा,
है ना। अप्लाई कैसे किया जाएगा उसको हम समझते हैं अर्थव्यवस्था में। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई कंडीशन होती है वो हमें व्यवस्था बताती है। अब इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो पहला पॉइंट है आपका वो हम लिखेंगे। पहला पॉइंट है भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है आपका। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कैसी है। अब इसमें सिंपल मैं बता देता हूँ कि किस क्षेत्र में पूछना चाह रहा है। ये आपके सिलेबस में आगे भी दिया होगा हमारी कैसी व्यवस्था है, वैसे मैं बता देता हूँ विशेषताएं कैसी है। देखो एक व्यवस्था पाई जाती है जिसमें जिसको कहते हैं पूंजीवादी। कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी। ठीक है, साथ साथ बोलते चलोगे। ठीक है, पूंजीवादी। उसके बाद होता है समाजवादी। समाजवादी समाजवादी। ठीक है, उसके बाद तीसरी होती है साम्यवादी। साम्यवादी। ओके, ये व्यवस्था होती है हमारी। वैसे तो दो ही व्यवस्था हम पढ़ते हैं ज्यादातर, साम्यवादी को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन साम्यवादी को समझ ही नहीं हम। क्वेश्चन बन जाएगा तो उसको भी हम देख लेंगे। ओके, तो इन दोनों को जो मिला दिया जाता है, इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, दोनों पूंजीवादी और समाजवादी, तो एक तीसरी अर्थव्यवस्था निकल जाती है जिसको कहते हैं मिश्रित। क्या बोलते हैं? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी को बोलते हैं प्राइवेटाइज, प्राइवेट, जो प्राइवेट के हाथों में। समाजवादी को बोलते हैं सोशलिस्ट। ये हमारी अर्थव्यवस्था होती है। इनको बहुत ज्यादा अच्छे समझेंगे। देखो मैं बार बार क्यों बोलता हूँ बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और सिलेबस को आपको इतने अच्छे से डिस्कस करा रहा हूं मैं, तो सोचो कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो कितने अच्छे से पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि ये क्या था, साम्यवादी थी तो क्या थी, है ना। साम्यवादी क्या होता है, साम्यवादी किस चीज पर फोकस करता है, समाजवादी किस पर फोकस करता है, पूंजीवादी किस पर फोकस करता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पर फोकस करती है। हमारी जो अर्थव्यवस्था की विशेषता है वो कैसी है? मिश्रित, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे यहाँ पाई जाती है। हमारे यहाँ पूंजी भी देखने मिलेगा, हमारे यहाँ पर कंपटीशन, प्राइवेट भी इतनी है और सरकार भी इतने काम करती है। जैसे कि देखो एक राशन ले लेते हैं हम, राशन, है ना, राशन। और राशन आपको दो तरह से मिलता है, एक तो प्राइवेट वाले देते हैं, एक आपको गवर्नमेंट देती है ना। गवर्नमेंट देती है। प्राइवेट वाले जैसे देते हैं, आप शॉप पे जाओगे, शॉप पे जाओगे, वहाँ पे आटा चावल नमक हर चीज मिल जाएगी। वैसे ही प्राइवेट गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट पर आप जो होते हैं ना, छोटे छोटे आपकी दुकानें होती हैं, उसको बोलते हैं कोटा। कितना कोटा आया आपका, ना। तो कोटे पर या शॉप पे यहाँ पर जाओगे तो आपको एक क्या मिलेगा, यहाँ पर कंपटीशन दिखाई देगा। चावल, चावल लेने जाओगे, चावल, चावल देखो यहाँ पर ना कई सारे रेट मिल रहा है तुम्हें। एक शहर, शहर देखते हैं, शहर कई सारे शहर हैं, 1 2 3, तीन शहर हैं ये मान लो। तीन शहर में यहाँ पर चावल का रेट 20 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एक शहर है, शहर में अलग अलग रेट है, शहर है लेकिन अलग अलग रेट है चावल का। ये हो गई हमारी प्राइवेट। यहाँ पर कंपटीशन होता है, कंपटीशन होता है। इसको बताऊंगा इसके लाभ क्या है, इसके लाभ क्या है और लॉस क्या है, मतलब लॉसेस क्या है और प्रॉफिट क्या है इसकी, वो तो दोनों चीज देखेंगे। कोटा, कोटे में आप चावल लेने जाओगे, चावल, हम देश की बात करेंगे फिर। यहाँ पर शहर की बात हो रही है लेकिन यहाँ पर देश की बात हो रही है। तो देश में जाओगे तो कितने भी क्यों नहीं राशन वाले हो, कितने भी राशन वाले हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सेंटर का राशन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय कर दिया कि भैया 2 रुपए किलो मिलेगा। तो यहाँ पर किसी भी कहीं भी चले जाओ, कोई भी अपना दबदबा नहीं बनाएगा, कोई भी 2 रुपए से ज्यादा नहीं बेचेगा, कम भी नहीं बेचेगा। एक फिक्स रेट बता दिया उसने, वो मिलेगा तो मिलेगा। अगर सर गवर्नमेंट ने कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दिया भाई फ्री मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? फ्री। जैसे कि गवर्नमेंट कहती है कि 80% जनसंख्या को हम फ्री राशन दे रहे हैं, तो यहाँ पर कंपटीशन का अभाव हो जाता है, तो इसके फायदे और नुकसान भी होते हैं कुछ। तो यहाँ पर 80% लोगों को जब मिल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फायदा होगा, किसी को नुकसान भी होगा। तो हर दोनों चीजों के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हमें अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़नी है, और विशेषता कई तरह की विशेषता होती है, वो सारी विशेषता हमको देखनी होती है। ठीक है, तो हमें पहला पॉइंट ये हो गया, आपको समझ सिलेबस समझ में आ रहा होगा, बस सिलेबस समझाना है मुझे कि क्या होता है। ठीक, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपकी सिलेबस में आगे होगा तो, है ना। अर्थव्यवस्था की, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। उसके बाद देखेंगे, हम देखेंगे जननांकिकी। क्या देखेंगे? जनांकिकी, जनांकिकी, है ना, जनांकिकी। अब जनांकिकी देखने के बाद हम इसके जनांकिकी है, और उसके बाद हम देखेंगे प्रवृत्तियां, जनांकिकी प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां। देखो यहाँ पर ना जन, जन मतलब पता है लोग होते हैं, अब उनका अंकन करना, लोगों का क्या करना? अंकन करना।
तो हम ये भी देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ना, जननांगिकी क्या होता है, इसमें हम जनसंख्या का देखेंगे क्या किस तरह से बढ़ती है घटती है क्या होता है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ना, या भारतीय कृषि देखेंगे, भारतीय कृषि की विशेषता फिर देखेंगे, भारतीय कृषि की विशेषताएं, भारतीय कृषि की विशेषताएं। तो हमारे यहाँ ना कृषि भी होती है, एक तुमने सुना होगा, हम मौसमी, एक होता है मौसमी, एक होता है मौसमी, और एक होता है हमारा मतलब सीजनल, जिसको बोलते हैं सीजनली, है ना। एक मानसूनी सीजनली, जैसे सीजन के अनुसार होती है। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर एक जायद की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है, खरीफ की, एक जायद की फसल होती है ना। और हमारे यहाँ पर कृषि भी, कृषि जो होती है, कृषि, जैसे हम कृषि में हम क्या करते हैं, जैसे मोटा अनाज देखेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे गेहूं देखेंगे, गेहूं, चावल कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। कृषि में जो जो आता है हम देखेंगे, आलू देखेंगे, आलू, आलू चावल, आलू हो गया, चावल गेहूं हो गया, आटा हो गया, खाने की चीज हो गई। फल देखेंगे, फल, फल कैसे होते हैं, क्या होता है, फिर क्या कहाँ किस प्रकार के फल पाए जाते हैं। अच्छा, कृषि में हमारी चाय आती है, चाय आती है, हमारा कपास आता है, कपास, है ना, चाय आ गई, कपास आ गई, और रेशम आ गया, रेशम, रेशम। ये सारी चीजें भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। किसी की विशेषता देखेंगे कि किस तरह से विशेषता पाई जाती है भारत में। हम एक चीज हम कृषि की विशेषता में हम पढ़ेंगे, हरित क्रांति, हरित क्रांति, हरित क्रांति कब आई, कैसे आई, है ना, इसमें किसका योगदान रहा, एम एस स्वामीनाथन कौन थे, बोरलॉग कौन थे, है ना, और गोल्ड कौन थे। ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार किसको मिला किसको नहीं मिला, इन चीजों को हम देखेंगे। भारतीय कृषि की विशेषता समझने का प्रयास करेंगे, और इतने अच्छे समझेंगे हम वो सारी विशेषता के, आप आपके पॉइंट डलवा के, पॉइंट में सब सब पॉइंट डलवा के उसको इतने अच्छे प्रॉपर नोट्स बना लेंगे हम कि ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि आगे जाके कि हमें पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपका बिल्कुल डाउट किया जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इतना मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ आपको सिलेबस समझाने में, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना क्या है। एक बार आपको ये पता चल के ये क्लियर हो गया कि हमारा सिलेबस ये है, हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है, और मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, तो उसमें एक एक पॉइंट लिखते रहो, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था। और अगर हो सकता है भारतीय कृषि की विशेषता है, आप उसको सर्च करके लिख लो, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा, बहुत सारी चीजें, सच में बहुत सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आगे पढ़ लिया हमें, बस हमें डिस्कस करना है कि सिलेबस है तो क्या है। आप गूगल करोगे, गूगल करो कैसे भी करो, उसमें लिख लोगे कृषि की विशेषता, या आप जगह छोड़ते चलो, या फिर ऐसा करो, एक पेपर होता है, आप इधर लिखो इतना, कम से कम 80% में लिखो, और 20% आप मार्जिन छोड़ो, यहाँ पर जो है ये मार्जिन छोड़ दो, मतलब ऐसा नहीं करना नहीं है, बस लाइन खींच देगी, एक पेपर है 80% इतने में आ जाएगा, और ये जो 20% इसको छोड़ दो। यहाँ पर आप सिलेबस लिख रहे हो, सारा सिलेबस लिखते रहो, और यहाँ पर उस पर जब बाद में आप सर्च करो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप उसको क्या करो, अपडेट कर दो यहाँ के यहाँ। ठीक, इस तरह से आप नोट्स बनाओ, बहुत बढ़िया करके नोट्स बनाओगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हम इसमें, कृषि के बाद उत्पादन एवं विपणन देखेंगे। कृषि में, कृषि की विशेषता में उत्पादन, उत्पादन एवं विपणन, विपणन। अच्छा, उत्पादन क्या होता है, प्रोड्यूस करना किस चीज को, विपणन मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग, उसको बांटना मतलब उसका बंटवारा करना, उसकी मार्केटिंग करना। आप विपणन कैसे करोगे उसका, हाँ, तो उत्पादन देखेंगे, मैंने बता दिया आप आलू का, चाय का, इस चीज का उत्पादन। उसके बाद आपको बांटना है, कैसे बांटना है, क्या क्या आप इसको कृषि की चीजों को प्राइवेट तरीके से बांटेंगे, या गवर्नमेंट की तरफ से बांटेंगे, या फिर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट बांटेंगे। अच्छा, एक पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाता है, जो इसको ही कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, ट्रिपल पी मॉडल आ जाता है। उसको हम देखेंगे, उसके तरह से बांटेंगे, किस तरह से बांटेंगे। देखो जो मैं लिखा हूँ सब लिखते रहो आप, और जो मिटा देता हूँ उसको इतना इंपॉर्टेंट मत समझो, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो भी। और आपको इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो मैं लिखा हूँ इस बोर्ड पे जो रह जाता है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। डिफरेंट बात। अब अच्छा, इतनी सारी चीजें आ गई, तो कृषि में सुधार भी देखेंगे, कृषि में सुधार, हाँ, कृषि में सुधार। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता था ना, यूएसए से चावल गेहूं आता था, बहुत गंदा गेहूं आता था, जिसको हम खाए वो वहां पर स्वरों को खिलाते थे। भारत में लाया गया कि भारत के इंसान खाएंगे। इस चीज में सुधार करने के लिए हमारे यहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी भी क्या है, सीड साइज, हाँ, जब बीज आए ये वाले, तो इससे ही हमारे यहाँ पर हरित क्रांति को क्या मिला, बूस्ट मिला। तो हरित कृषि में किस क्या क्या सुधार हो सकते हैं,
देखो अब आप सोचोगे कि हम क्या कृषि करेंगे क्या पढ़ने का, लेकिन नहीं। आप अगर सपोज दैट कि आप वीडियो बन जाते हो, तो आपको कहीं किसी भी जिले में या किसी भी तहसील में आपको वीडियो बनानी चाहिए, ग्राम विकास अधिकारी। तो आपका ये दायित्व है कि यहाँ पर कृषि कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आपको उसका लेखा जोखा रखना है, कानून वो है। हाँ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है, क्योंकि आप ग्रामीण लेवल पे जुड़े हुए हो। आपके पास किसान आते हैं कोई अपनी समस्या लेके, कृषि की समस्या लेके, तो आपको पता होना चाहिए कि यार कृषि में ये सुधार हुए हैं, सरकार ये लॉ लेकर आई है। जैसे कि फार्मर लॉ आए, फार्मर लॉ पे कितना वो हुआ था, कितना हंगामा हुआ था। अब एक वीडियो को नहीं पता है तो इसके लिए बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है कि आप एक प्रशासन का भाग होकर और प्रशासन चलाने के लिए आप बैठे हैं, और आपको यही नहीं पता कि कृषि में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, कौन सी मिट्टी उपजाऊ हो, कौन सी मिट्टी अनुपजाऊ है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे खाद्य, है ना? कृषि में सुधार। कृषि में सुधार के बाद हम देखेंगे खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा। देखो, अब खाद्य सुरक्षा क्या करना है, कैसे करोगे आप खाद्य सुरक्षा? इसको हम समझेंगे। देखो, खाद्य सुरक्षा, खाद्य मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, है ना? खाने की वस्तु, खाद्य सुरक्षा, है ना? खाने की वस्तु के लिए आपको सुरक्षा करना है, उसको बचा कर रखना है, कि ताकि एक ऐसा टाइम नहीं आ जाए कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमने उसको सुरक्षित करके नहीं रखा है और हमारे यहाँ अकाल पड़ जाए, राशन की कमी हो जाए। अगर आपके पास स्टोर किया हुआ है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे बाँट सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बाँट सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं, ताकि हमारे देश में दिक्कत ना आए। उसके बाद औद्योगिक देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक में समझाएँगे, टॉपिक समझाऊँगा तभी मज़ा आएगा ना, यहाँ पर अच्छे से बहुत डीप में हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा, उसके बाद औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास क्या होगा? औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास एवं समस्या। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है, और उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, समस्या क्या है ना? कॉजेस क्या है? तो प्रॉब्लम देखनी है, हमें उद्योगों का विकास तो करना है, लेकिन समस्या देखनी है। जैसे ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे पहले से पेड़ लगे हुए हैं, है ना? पहले से पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बढ़िया। हमारा उत्तराखंड में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं लगे हुए, है ना? ये हो गया हमारा एक जंगल है, और यहाँ पर एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर एक गांव है, ये गांव है, यहाँ पर भी पेड़ लगे हुए हैं, और ये बीच में एक रोड है यहाँ पर, और इसके बराबर भी पेड़ लगे हुए हैं। अगर अब इंडस्ट्री लगाने की दिक्कत है, अगर मान लो कोई इंडस्ट्री यहाँ लगनी है, और यहाँ पर मान लो कि 1 लाख पेड़ है ना? 1 लाख पेड़ है, 1 लाख पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। अब पता चल रहा है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए 1 लाख पेड़ों को काटा जा रहा है। तब ये क्या हो गया? डेवलपमेंट तो हो रहा है, उद्योग का विकास तो हो रहा है, लेकिन समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई, अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन खत्म हुआ तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत, यहाँ का वातावरण चेंज हो जाएगा, पर्यावरण चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरण चेंज हो जाएगा। पर्यावरण चेंज होगा तो यहाँ पर जो है मानसून नहीं बनेगा, मानसून नहीं बनेगा, मानसून नहीं बनेगा तो यहाँ की खेती क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। इसके आसपास भी क्या हो जाएगा? फिर बंजर होने लगेगा। और इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकलेगा, क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। CO2 बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है ना? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इसका मतलब वैश्विक तापन बढ़ेगा। वैश्विक तापन ना है सही, लेकिन इस क्षेत्र का तो तापमान बहुत गर्म हो जाएगा। जो ये शहर था, कहीं ना कहीं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये गाँव में जो लोग गाँव के परिवेश में रह रहे थे, उनको दिक्कत होगी रहने में, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होगी, बूढ़ों को दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ भी क्या हो जाएंगी? प्रॉब्लम है, समस्या है। तो इस समस्या का निदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्री ऐसी जगह लगानी पड़ेगी जहाँ पास में कोई शहर ना हो, पेड़ पौधे इतने काटने ना पड़े, तो ऐसी जगह हमें चूज करनी पड़ेगी। तो समस्याएं हैं इंडस्ट्री, हम देखेंगे इंडस्ट्री कौन कौन सी है, आना औद्योगिक विकास के लिए हमारे यहाँ पर कब कब हमारे यहाँ कानून आए, कौन कौन से कानून आए, क्या 10 साल पे आए थे, क्या 11 साल बाद आए थे, तो सारे कानून देखेंगे। अंग्रेजों के काल में कौन से काल आए थे इंडस्ट्री के लिए? देखो, अंग्रेजों ने हमारे देश की, जो हमारा देश है ना, उपनिवेश बनाकर ना, उपनिवेश बनाकर हमारे देश को खोखला कर दिया था इन लोगों ने। हमारे यहाँ की इंडस्ट्री जो थी, जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको खत्म करके कहाँ ले गए थे? कहाँ? हमारे यहाँ की इंडस्ट्री तो खत्म कर दी उन्होंने, और हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल था, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, है ना? रॉ मटेरियल को यहाँ से उठा के कहाँ ले जा रहे थे? ब्रिटेन लेके जा रहे थे, है ना? यूके लेके जा रहे थे, यूके लेके देता हूँ, यूके लेके जा रहे थे, रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, और यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे थे लोग। क्या लगा रहे थे? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री से फिर ये रॉ मटेरियल यहाँ पर पक्का माल करके, इसको पक्के माल को हमारे यहाँ भेज रहे थे, फिनिश क्या करके? फिनिश गुड करके, है ना?
जो फिनिश था, फिनिश गुड करके कहाँ बेच रहे थे, हमारे यहाँ बेच रहे थे। हमारे यहाँ का हमारे यहाँ की इंडस्ट्री खत्म करने के बाद ये लोग अपने यहाँ लगा रहे थे। अब इन्होंने इतनी इंडस्ट्री लगाई, इन्होंने कर दिया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग खुद ने कर दिया। अब जब हमारी इंडस्ट्री लगाने की बारी आई है तो ये रोते रहते हैं, अरे कार्बन बढ़ जाएगा, कार्बन एमिशन हो रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, .0 बढ़ गया है ना, 0.5 बढ़ गया। तो अब ये लोग रोने लगे। पहले तो जितना इन्होंने करना था, दोहन करना था, कर चुके हैं ये लोग। लेकिन अब जब हमारी बारी आई, पश्चिमी देशों की बारी आई, तब ये लोग रोने लगते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की औद्योगिक विकास और क्या होगा, उसकी समस्याएं, औद्योगिक विकास और उसकी समस्या है। औद्योगिक विकास एवं समस्या, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एमएसएमई करना है हमें, एमएसएमई। अब एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, किसको पता है, ये बताओ, है ना, बताओ। हाँ, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। क्या होता है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। इसमें आपके सिलेबस में देख रखा है लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग। लिखेंगे हम इसमें क्या लिखेंगे, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु। देखो ये होता है लघु, एक होता है सूक्ष्म लघु, है ना, लघु उद्योग और सूक्ष्म लघु। एक और होता है इसमें मध्यम उद्योग। क्या होता है, मध्यम उद्योग, ये हमें समझना है। ये मैंने जब पॉलिटी पढ़ा रहा था, पॉलिटी में मतलब कौन सा आपने पॉलिटी में जब हम डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें बताया था कि गांधी जी का जो क्या होता था, कुटीर उद्योग की वाली बात करते थे। गांधी जी का मोटिव था कि कुटीर उद्योग लगाए जाए, कुटीर उद्योग। ठीक है, तो ये भी छोटे छोटे उद्योग हमारे यहाँ पर लगे नहीं स्टार्ट हुए थे, तो इनके बारे में कुछ भी हम नहीं समझ रहे अभी। इनको डायरेक्ट हम पढ़ेंगे कि लघु कौन सा होता है, सूक्ष्म कौन सा होता है, मध्यम कौन सा होता है ना, लघु छोटे, सूक्ष्म और बड़े, मध्यम बीच वाले, है ना। इस तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आ जाता है वो आता है, अच्छा इनका जो है ना, इनका इसमें लिख लेना, विकास व समस्या, विकास व समस्या, इनकी जो है विकास देखेंगे, डेवलपमेंट और इनकी समस्या। अब इसके बाद जो हम देखते हैं ना, वो देखते हैं नीति आयोग। इसको हम लिखते हैं नीति आयोग, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी ये क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। और इस चीज को हम समझेंगे। देखो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले हमारे पास एक होता था आयोग, योजना आयोग। अच्छा, योजना आयोग होता था और उसके साथ एनडीसी भी होती थी, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो योजना आयोग ये हमारे यहाँ पर कब बना था, 1951 में लगभग बना था। और हम इसको खत्म कर दिया गया था जब ये नीति आयोग आया। तो इसकी जगह हम योजना आयोग की जगह क्या ले आए थे, नीति आयोग। तो हम देखेंगे कि थिंक टैंक होता है, क्या होता है, थिंक टैंक होता है, ये होता है थिंक टैंक। और योजना आयोग भी थिंक टैंक की तरह ही काम करता था। ये जो काम करता है, ये काम करता है बॉटम टू टॉप। क्या काम करता है, बॉटम टू टॉप काम करता है। और ये जो काम करता था, टॉप टू बॉटम काम करता था, टॉप टू बॉटम काम करता था। अब बॉटम और टॉप ये समझा देता हूँ मैं आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है, सबको पता होगा। देखो ये देखता है ग्रामीण समस्या देखेगा और ऊपर जाकर अप्लाई कर देगा। ये ऊपर की समस्या देखता था, केंद्र की समस्या देखी और राज्यों को थोप दी, है ना, पंचायतों में थोप दी। जैसे आप देखेंगे स्वच्छता प्रोग्राम में आप देखते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री वाला सिस्टम जो देखते हैं, जिसमें हमारे जो शौचालय बने थे वो शौचालय गांव की प्रॉब्लम थी, ना कि शहर की। तो गांव की प्रॉब्लम इसको पूरे भारत में फैला दिया। यहाँ पर जैसे देखोगे, यहाँ पर आपको लगेगा जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि एरोप्लेन की प्रॉब्लम हो गई, या बड़ी बड़ी चीजें जो होती है ना, जो इंडस्ट्री में काम करती है, जो शहरों में काम होती है, शहरों का देखते थे, गाँव पर अप्लाई कर देते थे इसमें। लेकिन यहाँ पर नीचे सोचते हैं, ऊपर से काम करते हैं। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे, वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू जी। और इनके जो पहले अध्यक्ष थे, नीति आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने, वो हमारे दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी हो गए, है ना। इसके मोदी जी बने, क्योंकि देखो नीति आयोग या योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे नीति आयोग के बारे में समझेंगे। नीति आयोग इसको रहने देना, इसको अलग से समझा देंगे। उतार लिया तो अच्छी बात है, नहीं उतारा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको समझेंगे हम, नीति आयोग क्या बना, कैसे नीति आयोग काम करता है। ओके, तो नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। अब हम देखेंगे मुद्रा एवं वित्त। क्या देखेंगे? मुद्रा एवं वित्त, मुद्रा एवं वित्त। ये भी सब आप, ये सब आपका क्या है? सिलेबस है, ये सिलेबस है। मुद्रा कहाँ बनती है, इसकी टकसाल क्या होती है, वित्त क्या होता है, ये दोनों दोनों क्या होते हैं? पैसे से संबंधित होते हैं। इसमें हम समझ लेंगे मुद्रा कैसे कैसे छापी जाती है, मुद्रा कौन कौन सी मुद्रा छापी है। यहाँ पर हम गवर्नर देख लेंगे, यहाँ पर हम वित्त में देख लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर देख लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में समझेंगे। वित्त कैसे, बजट होता है, वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, लेकिन वित्त देख लेंगे कि पैसे से रिलेटेड क्या समस्या है। हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन देख लेंगे। जैसे देखेंगे कुछ चीजें, अब वैसे देखेंगे तो अलग से, लेकिन बता देता हूँ। एक होता है RRR, एक होता है RR, है ना, एक होता है CSLR, है ना, CSLR, है ना। ये सारी चीज देखेंगे, RR देखेंगे, ये सब कुछ आराम से देखने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे। जब हम सिलेबस करा लेंगे, सिलेबस के बाद जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज देखेंगे। मुद्रा देखेंगे, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का विपणन कैसे होता है, मुद्रा वित्त क्या होता है, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे नई नई आर्थिक नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति हम देखेंगे कि नई आर्थिक नीति क्या आई है। इससे पहले क्या हमारे यहाँ पर प्लानिंग आई थी, योजना, वो सॉरी, नीति आयोग की कोई प्लानिंग थी या नहीं थी, इससे पहले प्लानिंग बनी नहीं बनी, इसको नई क्यों कहा जा रहा है, हम समझेंगे, है ना। अब देखेंगे गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम। गरीबी निवारण, गरीबी निवारण निवारण, ठीक है। गरीबी क्या है, गरीबी क्या है? देखो गरीबी की परिभाषा अगर समझोगे तो बहुत सिंपल में समझते हैं इसको। देखो गरीबी क्या है, एक लाइन है, इस लाइन से जो नीचे है, ये मान लेते हैं एक लाइन है, मध्यम लाइन है। सिंपल में समझा रहा हूं आपको। अगर इस लाइन से जो नीचे है वो गरीब है। जो इस लाइन से ऊपर है वो अमीर है। लेकिन ये डिफाइन कौन करेगा कि अमीर गरीब नहीं होते हैं या गरीब अमीर नहीं होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक अमीर है, सभी अमीर हैं, इसके अकॉर्डिंग अमीर है, इसके पास 100 करोड़ रुपए, ऐसा मान लेते हैं। गरीब अमीर ऐसा जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ वाला हो, और इसके ही कंपेयर में एक के पास 15 करोड़ है। इन दोनों में गरीब कौन है? ये गरीब है। लेकिन इसमें कौन अमीर है? ये अमीर है। तो हम समझेंगे अमीरी की परिभाषा क्या होती है, क्या उनको कुछ मिल पाता है, खाने मिल पाता है, 2 वक्त की रोटी की जरूरत होती है कि मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। तो गरीबी की परिभाषा को हम इतने अच्छे समझेंगे। मैंने इस पर नोट्स बना रखे हैं बहुत बढ़िया वाले, आपको बताऊंगा मैं गरीबी क्या होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन डिफाइन करता है गरीबी, ये गरीब कौन है। गरीबी का निवारण, तो आपको समझना पड़ेगा कि गरीबी का निवारण कैसे करेंगे, तभी तो आप गरीबी खत्म कर पाएंगे। अगर सपोज दैट कि आपको यही नहीं पता है कि गरीबी क्या है ना, गरीबी का निवारण कैसे करना है, तो आप क्या क्या शासन चलाओगे, क्या आप एक अपनी जॉब अच्छे से निभा सकते हो। आपको गरीबी की प्रॉब्लम नहीं पता है, आपको उसका निवारण क्या करोगे, है ना। तो ये समझेंगे गरीबी क्या है के बाद हम समझेंगे उसका निवारण कैसे होगा, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। गरीबी भारत से कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि कुछ गरीबों की हेल्प करके उनकी समस्या को खत्म किया जा सकता है। भारत में अगर मान लो भारत में 100 करोड़ में 100% में से 80% अगर राशन पे जी रहे हैं, तो सोचो कहां तक गरीबी खत्म होगी। हाँ, इन 80 करोड़ में से हम शायद 7 करोड़ को ना सही, हम 2% को हाँ 20% को तो हम कम से कम गरीबी से निकाल सकते हैं। ये तो हमारा दायित्व है। सारे अधिकारी अगर मिल जाए, सारे अधिकारी अपना कुछ अंश 1%, 2%, 5% अगर मिला दिया जाए, इस सारे को इकट्ठा करके एक जगह, और हर साल इतने गरीबों को बांट दे जाए, वो चलो ठीक है, वो तो हवा हवाई बातें हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना, अगर
मान लो पूरे देश में अधिकारियों की संख्या 24 लाख है। 24 लाख, अगर 24 लाख में से हर किसी की सैलरी 30,000 है, मान लो 30,000 60,000 है, 60,000 मान लेते हैं। 60,000 में से अगर वो 5,000 देगा तो 24 पंजे कितना हो गया, 24 पंजे का हिसाब लगाओ। अच्छा 25 कर लेते हैं, 25 लाख है ना, कितना हो गया 25 पंजे, 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10 हो, 2 12, 125 है ना। 125 लाख रुपए हो गए। 125 लाख रुपए कितने हैं जनसंख्या के लिए? अगर हर साल भी अगर 125 लोगों को भी एक बांट दिया जाए, 125 लोगों को, बस 125 लोगों को बोल रहा हूँ, 125 लोगों को अगर रोज हर साल बांट दिया जाए, हर साल इतना पैसा, देखो ये तो पैसा एक सैलरी का हो गया, कितना हो गया एक सैलरी का, सिर्फ एक सैलरी का इतना हुआ है, हर महीने की सैलरी इतनी रुपए हो गई। और ये हर साल की, हर महीने की सैलरी लगा लो, 12 महीने होते हैं, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर पूरे साल से मल्टीप्लाई करो, कितना सारा हो जाएगा, है ना। इतनी सारे पैसा अगर हर साल हम कुछ लोगों को बांट दें, 50,000 10,000 20,000 30,000, जितने भी लोगों को बांटा जा सके, उसका एक अलग से ही एक क्या बनाए, आयोग बन जाए, अलग से ही आयोग बन जाए, उसको सरकार को इंटरफेयर ना करे, एक मेला लग जाए और मेले में जेन्युइन लोगों को ले लिया जाए और जेन्युइन लोगों को पैसा बांट दिया जाए। इस तरह से गरीबी खत्म होगी? नहीं खत्म होगी इस तरह से भी, है ना। अपनी राय दो कि क्या ये तरीका सही है? बस 5% या 2%, और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए ये योजना चल जाए, सारे अधिकारी मिलकर 5 साल के लिए, और सारे भी नहीं तो कम से कम इतने अधिकारी के अपने रिश्तेदारों को तो गरीबी मिटा ही सकते हैं, कुछ 150 इकट्ठे होकर। चलो बाकी कोई नहीं। अगर देखो मान लो 1,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, अगर वो महीने के 100 रुपये जमा कर रहे हैं, 100 रुपये, तो कितने रुपए हो गए, ये हो गए 1 लाख रुपए हो गए। अगर 100 लोग 1,000 लोग, 1,000 लोग हैं और किसी की शादी है, किसी गरीब की शादी है, उन सब ने 1,000 लोगों ने 100 रुपए दिए, 1 लाख रुपए हो गया। और किसी का दिल ज्यादा अच्छा निकला, मान लो कि सबने क्या करा, 1,000 लोग इकट्ठे हुए और सबने 500 रुपए दे दिए। कितने रुपए दे दिए? 500 रुपए दे दिए। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कायदा ही 70,000 10 लाख, 5 लाख रुपए हो गए। अगर 500 रुपए 1,000 लोग इकट्ठे करें, 500 रुपए, तो एक गरीब की लड़की की शादी आराम से हो सकती है। 5 लाख रुपए में बहुत अच्छी शादी हो सकती है। जिसके पास 1 रुपया भी नहीं, उसके पास एक बार में क्या आ जाएंगे, 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए में किसी भी गरीब की शादी इतनी अच्छी हो सकती है कि बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बाकी कोई नहीं, बाकी अपना अपना है। तो गरीबी निवारण करना है हमें। गरीबी निवारण से रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाने एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब रोजगार सृजन कैसे होगा, कैसे रोजगार होगा? अब इस चीज को सरकार सोल्व नहीं करवा पा रही है, मैं क्या करवाऊंगा, लेकिन थ्योरी पढ़ा दूंगा मैं आपको किस तरह से करनी है। बाकी अगर रोजगार सृजन की बात करें तो सरकार चाहे तो इतना रोजगार बना सकती है, इतना रोजगार डेवलप कर सकती है, अगर उनकी इच्छा शक्ति है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार चाहती है कि आप बेरोजगार रहो, आप बेरोजगार रहोगे तो आप झंडा उठाओगे, क्या उठाओगे? झंडा उठाओगे। अगर आप बेरोजगार रहोगे तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, झंडा उठाओगे दिमाग काम नहीं करेगा। दूसरा, आप नेता के इशारों पर चलोगे। तीसरा, आप क्या नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे। आप चौथा, नेता के लिए लड़ोगे, नेता के लिए लड़ाई करोगे। ये चीजें होती हैं कि रोजगार सृजन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं क्या किसका फायदा हो रहा है? नेताजी का। अब नेता का मैं नाम नहीं लूंगा, कौन नेता, ठीक है, नेता तो नेता ही है। तो नेता का फायदा हो रहा है कि उसका झंडा जा रहा है, उसका दिमाग खत्म, नेता का फायदा हो रहा है, सवाल नहीं करेंगे और नेता की लड़ाई लड़ेंगे जहां भी होगा। अब नेता कहेगा हिंदू, नेता कहेगा मुस्लिम, नेता कहेगा सिख, नेता कहेगा खालिस्तानी, नेता कहेगा उग्रवादी, नेता कहेगा माओवादी, है ना। तो ये कहेंगे और ये उठेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। नेता कहेगा लव जिहाद, नेता कहेगा पेपर जिहाद, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो रोजगार सृजन नहीं होगा। रोजगार सृजन कैसे होगा? सबसे पहले शिक्षा दी जाएगी। सरकार कहती शिक्षा मतलब सरकारी स्कूलों को खत्म करो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम 5,000 लगभग 5 पता नहीं 50,000 स्कूल क्या हो चुके हैं, गवर्नमेंट कॉलेज बंद हो चुके हैं, स्कूल बंद हो चुके हैं। सोचो, जब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस राज्य में शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, सरकार जानबूझ के स्कूल बंद करा रही है, सरकार टीचरों की सैलरी नहीं देना चाह रही है ना, या फिर इसमें जो टीचर होते हैं उनकी क्या है, नाकारापन है,
कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो गाँव-गाँव जाके उनको नहीं मोटिवेट कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं टीचरों की नाकामी है ये। सरकार तो है ही है ज़िम्मेदार इसकी, लेकिन टीचरों की भी ज़िम्मेदारी है। अगर टीचर को सरकारी स्कूल में बैठा दिया, उनकी 30,000 सैलरी स्टार्टिंग में लग गई, लगने के बाद उनका उनका जीवन क्या हो गया, सिक्योर हो चुका है। अब जीवन सिक्योर हो गया, वो नहीं चाहेंगे कि हमारी सैलरी तो आ ही रही है। अगर यही चीज़ें प्राइवेट में है, प्राइवेट में अगर 10,000 रुपए लेगा ना, तो 30,000 से ज़्यादा का काम करा लेगा वो। ऐसा सरकार क्यों नहीं कर रही है? सरकार एक अलग से नोडल मंत्रालय बना दे, जिस मंत्रालय को बनाएगी, उस मंत्रालय को इतना सख्त आदेश दे दिया जाए कि अगर कोई टीचर किसी स्कूल में अगर बच्चे फेल हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें तत्काल रूप से उन टीचरों को क्या कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, उन पर पेनल्टी लगा दी जाए। जब तुम्हें 60,000 1,00,000 रुपए तक सैलरी उठाते हैं, 1,00,000 1.5 लाख सैलरी उठाते हैं और छुट्टियाँ इतनी लेते हैं कि कोई हद नहीं है। स्कूल में आए दिन छुट्टियाँ होती रहती हैं, कभी रमजान की छुट्टियाँ, कभी दीपावली की, कभी होली की, कभी किसी बात की, कभी कोई बात की, है ना? कभी किसी की जयंती आ गई, तो हर चीज़ पे छुट्टी करते रहते हैं और महीनों-महीनों की छुट्टी आती है ना? कभी गर्मियों की छुट्टी, कभी सर्दियों की छुट्टी, कभी बरसात की छुट्टी, इतनी सारी छुट्टी है, कितने दिन पढ़ पाते हैं बच्चे? 365 दिन में से 365 दिन में से 200 दिन बच्चे नहीं पढ़ पाते ढंग से। उसमें से भी इनके खेल के प्रोग्राम हो जाते हैं, उसमें से टेस्ट हो जाते हैं, उसमें से कुछ दिन टीचर पढ़ाती नहीं है, कुछ दिन बच्चों को ऐसे रेस्ट में छोड़ देते हैं, थक गए बच्चे, है ना? किस दिन हाफ डे हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि सरकारी स्कूलों में कम से कम ये चीज़ें सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार नई योजना बनाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी फिर से आए, सिलेबस चेंज करने से नहीं होगा, सिलेबस तो चेंज होगा, बाद में होगा, बच्चे खुद कर लेंगे, अपने हिसाब से पढ़ लेंगे बच्चे। टीचरों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको क्या पढ़ाना है, कैसे क्वेश्चन सेट करने हैं। लेकिन आपको व्यवस्था जो बनानी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो सरकार को योजना बनानी है, अच्छे से सरकार योजना बनाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करे। सरकारी स्कूलों में एक चीज़ कंपल्सरी कर दी जाए, देखो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी-सी समस्या है, उसको भी देख लेते हैं। एक चीज़ कंपल्सरी कर दिया जाए, जितने डीएम हों उस क्षेत्र में, जितने आईपीएस हों, डीएम हो, आईपीएस हो, एसडीएम हो, बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, है ना? कोई और छोटी रैंक का हो, डीडीओ होते हैं कोई, है ना? ये हो, या पंचायत सचिव हो, है ना? या प्रधान हो, गांव का प्रधान, ये हो, प्रधान, सरपंच जो भी हो, ये होने चाहिए, है ना? अब ये हो गए, ये सारे हो गए। उसके बाद अब प्राइवेट में आ जाते हैं, डॉक्टर हो, जितने भी डॉक्टर होंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर हो, पुलिस, जितनी भी पुलिस, उनको साफ-साफ और सबसे सबसे पहले नेता चाहे कोई सा भी, छोटा नेता, बड़ा नेता, उनका एक बच्चा तो सरकारी स्कूल में जाएगा ही जाएगा। अगर डीएम के पास एक बच्चा है, तो एक ही बच्चे को तुम भेज दो सरकारी में। अगर डीएम के पास 2 बच्चे हैं, तो दोनों में से एक बच्चे को गवर्नमेंट में जाना कंपल्सरी है। वैसे ही इनके साथ होना चाहिए। 5 बच्चे हैं अगर इनके पास, तो 5 में से हाफ, कम से कम 2 बच्चे गवर्नमेंट में जाने चाहिए। वैसे ही सबके पास ये रूल लग जाना चाहिए कि इनके बच्चे, अगर 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा मतलब 50% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे ही जाएंगे। देखना, एक साल में डीएम साहब ऐसा आदेश पारित करेंगे, उस क्षेत्र के जितने सरकारी स्कूल होंगे, एक साल में कायापलट हो जाएगी, कायापलट। सही है? तो ये चीज, इस चीज को मुद्दा बना देना चाहिए, हमारे सांसदों को मुद्दा बनाना चाहिए। देखो, जिस दिन नेता के बच्चे अगर कॉलेजों में चले गए ना, गवर्नमेंट कॉलेजों में नेता के बच्चे चले गए और मिड डे मील की लाइन में लगे हैं, और मिड डे मील की लाइन में लग के उनको पता चल रहा है कि मिड डे मील में कैसा खाना मिलता है, नेताजी अगले दिन ही 5 स्टार वाली फैसिलिटी देने लगेंगे अपने बच्चों को। ठीक है? ये सारी चीजें अगर जिस दिन हो गई हमारे देश में, ये जिस दिन सुधर गया, ये वाला सरकारी स्कूल वाला, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सब में ये चीजें अगर फॉलो हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ गरीबी भी खत्म हो जाएगी, हमारे यहाँ शिक्षा अच्छी हो जाएगी, शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार अपने आप आ जाएगा, रोजगार आ गया तो गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी आ गई तो हमारे यहाँ क्या होगा, जो हेल्थ को लेकर इशू आते हैं, वो इशू खत्म हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। शिक्षा होने से ही हमारे देश का बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। आप ये वाला मुद्दा अगर मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक है, तो ज़्यादा लोगों तक इसको क्लिप काटो, इतनी क्लिप काटो और वायरल करो, इतनी क्लिप काट के आप सब में सबको भेज दो कि ये चीज़ें तो होनी कंपल्सरी चाहिए। ये सारे टीचर, जितने भी हमारे देश के बड़े टीचर हैं, बड़े एजुकेटर हैं, वो सारे टीचर इस चीज़ पर मुद्दा उठाएं, है ना? ये सारी चीज़ें उठाएं और ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, अस्पताल में भी होनी चाहिए, स्कूलों में भी ये होनी चाहिए, जितने भी अस्पताल हैं उनमें ये रूल होना चाहिए, जितने स्कूल हैं इसमें ये रूल होना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें जहां भी गवर्नमेंट है, वहां पर इन लोगों को आना चाहिए, इन लोगों को करानी चाहिए काम। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में, सब में अगर इनके बच्चे जाएंगे ना, तो देखना हमारा क्या हो जाएगा ना, देश एकदम बदल जाएगा।
कोई कोई तुम्हें भूखमरी नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट स्कूल होगी तो छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल होता ऐसा कायाकल्प होगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। उस दिन टीचर भी इतने अच्छे से काम करेंगे, नेताजी का बच्चा पढ़ने आया है, अरे नेताजी, ठीक है, पूरी क्लास को पढ़ाना पड़ेगा नेताजी के बच्चे के चक्कर में। ओके, तो रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, है ना, समाज की सुरक्षा के लिए योजनाएं। योजनाएं हमारे यहाँ पर बहुत सारी चली, जैसे कि उज्ज्वला योजना आपने सुना होगा, है ना, ऐसी बहुत सारी योजना सरकार ने चलाई। तो कुछ इंपोर्टेंट योजना हम देखेंगे, हम राज्य की योजना भी देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की योजना देखेंगे, पिरुल पिरुल करके योजना है ना, तो वो बहुत सारी योजनाएं देखेंगे। अभी मैं देखता हूँ उत्तराखंड में क्या क्या कराना है, कैसे पढ़ाना है, तो वो देखेंगे हम। अब सामाजिक, जिसे आपने सुना होगा मनरेगा, मनरेगा, अच्छा पहले ये था नरेगा, नरेगा, अच्छा नरेगा से क्या होगा मनरेगा, मनरेगा से क्या हो गया जय श्री राम, है ना, श्री राम जी, जय श्री राम, ऐसा कुछ इसका नाम बदल दिया है। तो अभी मनरेगा की नाम बदल के कर दिया, खत्म कर दिया है। इसमें क्या होता था ना, मनरेगा में 90 और 10 का रेशियो चलता था, 90 और 10 का रेशियो चलता था, लेकिन ये रेशियो बदल दिया, ये सेंटर का होता था, स्टेट का होता था, लेकिन ये रेशियो बदल दिया है। ऐसा बदला है कि आप देखना कि आने वाले टाइम में मनरेगा जैसी जो योजना थी, जो इतनी अच्छी योजना थी 100 दिन के रोजगार वाली, ये योजना भी कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई देगी आपको। देखना आप पढ़ोगे कि अच्छा ऐसी योजना होती थी, है ना, क्योंकि सैलरी नहीं मिलेगी आपको, आपको जब रोजगार करोगे और आपको सैलरी नहीं मिल रही है, आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो आप काम पे नहीं जाओगे, काम पे नहीं जाओगे तो योजना अपने आप खत्म हो जाएगी, सरकार कह देगी, क्योंकि कोई करना ही नहीं चाह रहा है। क्योंकि जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट पर किसी चीज को थोप देती है ना, तो स्टेट अपने आप उससे हट जाता है, कहता पैसा नहीं है, क्योंकि स्टेटों की सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, सारे स्टेटों की प्रॉब्लम अलग है, तो इसलिए स्टेट अलग हट जाता है इन चीजों से, है ना, नहीं दे पाता सामाजिक सुरक्षा है। सामाजिक सुरक्षा में जैसे कि पेंशन हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, है ना, ये सारी सारी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा में आती हैं। राशन भी सामाजिक सुरक्षा में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट सुरक्षा हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, योजनाएं के बाद भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, कर प्रणाली। ये तो संघीय व्यवस्था तो मैंने आपको पॉलिटी में बताई थी, यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, पॉलिटी में डिस्कस करेंगे जो भी चीज है। अब कर प्रणाली देखो, हमारे यहाँ जीएसटी, हमें जीएसटी पढ़ेंगे हम, ओके, और टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, बेट, बेट देख लेंगे क्या होता था, एक होता है सेल टैक्स, सेल टैक्स, है ना, एक होते हैं कस्टम ड्यूटी, है ना, सीमा शुल्क, ये सारी की सारी टैक्स हम देख लेंगे कि कर प्रणाली क्या क्या है, कौन कौन से कर लगते हैं। अच्छा, इन करों में मैं आपको बता दूंगा पुराने कर कैसे थे, रेत बाड़ी क्या था, माल बाड़ी क्या था, माल गुजारी क्या था, ये सारी चीजें हम देख लेंगे, है ना, सूर्यास्त का नियम क्या था वो भी देख लेंगे, वो अंग्रेजों के काल के टैक्स। उसके बाद हम देख लेंगे जीएसटी क्या आता है, जी गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस, सर्विस टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स क्या होता है ना, टैक्स तो पता ही है, टैक्स तो टैक्स कर कर वैल्यू एडिड टैक्स, टैक्स वैल्यू एडिड टैक्स चलता है ना, सेल टैक्स, सेल टैक्स, आप कोई सामान बेच रहे हैं क्या है या नहीं है, अभी बैट है ना, है या नहीं है अभी, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। जीएसटी में कौन कौन से आते हैं, जीएसटी कहाँ लगती है, कैसे लगती है, तो हम कर प्रणाली को देखेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कर प्रणाली क्या होती है, कैसे कैसे इस काम करती है। अगर मैं कहीं चूक रहा हूँ, कुछ गलत बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि यहाँ पर आप गलत बता रहे हैं, यहाँ पर आप सही बता रहे हैं, तो वो चीजें मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी अभी सिर्फ मैं आपका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। आपका सिलेबस जिस दिन हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो गया, उसके बाद मैं पढ़ा हूँ, तो उसके बाद बताना कि आपने ये चीजें क्या कराई है, गलत कराई है ना। उसके बाद देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति, भारत का विदेशी व्यापार, व्यापार, है ना, भारत का विदेशी व्यापार क्या है, उसको कैसे काम करता है, क्या काम करता है वो, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि विदेश से हमारे यहाँ पैसा आता है, व्यापार होता है ना, इसको बोलते हैं इंपोर्ट, 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 है ना, इंपोर्ट कैसे, इंपोर्ट, इंपोर्ट,
एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है ना। ये इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना कैसा होता है, क्या होता है, अभी हम अमेरिका जो लगा रहा है हम पर टैरिफ, टैरिफ जो लगा रहा है ना, टैरिफ देखेंगे कितने परसेंट टैरिफ लगा हुआ हमारे यहाँ पर है ना, 50% टैरिफ है या 125% टैरिफ है या 30% टैरिफ है, ये हम देखेंगे टैरिफ क्या होता है। अच्छा टैक्स में भी हम देख लेंगे, जो कर होता है ना, कर में हम देख लेंगे कितने स्लैब में होता है, 0% में है, कोई 5% में है, कोई 28% में है या नहीं है, कोई 20% में है या नहीं, 10% में, वो देख लेंगे हम टैक्स में, टैक्स देख लेंगे। बाकी ये देखेंगे भारत का विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशा, प्रवृत्ति एवं व्यापार, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति एवं, ठीक है, प्रवृत्ति, भारत की प्रवृत्ति, बस भारत की प्रवृत्ति देखेंगे, विदेशी व्यापार की प्रवृत्ति क्या होगी उसको देखेंगे हम, किस तरह से हम व्यापार करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे देश का व्यापार होता है या नहीं होता है, उसकी दिशा क्या है ना, दिशा क्या है, लिख लो दिशा, दिशा। एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है भुगतान संतुलन, भुगतान, भुगतान संतुलन। इस सारा सिलेबस आपको मैंने लिख लिख के बताया, एक एक पॉइंट लिख लिख के बताया आपको, है ना। कॉपी बहुत, इसमें बहुत मेहनत लग रही है, अगर डिजिटल बोर्ड होता तो पीपीटी लगा तो बता देता, लेकिन उसमें मजा नहीं आता, लिखने में जो मजा आता है ना, आज साथ साथ नोट बनाते चल रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। भुगतान संतुलन देखेंगे, विदेशी व्यापार नीति देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन देखेंगे, विदेशी व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति, विदेशी व्यापार नीति, नीति, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, हम ये सारी चीजें देखेंगे। यह आ गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा सिलेबस आपका मैंने करा दिया है, ओके। हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके बाद हम करेंगे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस दे रखा है। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप डाल लो। भूगोल, डाल लो भूगोल, और भूगोल भी तो देखेंगे आप भारत एवं विश्व, क्या क्या पढ़ना है वो समझाऊंगा मैं आपको, क्या क्या पढ़ना है विश्व। बाकी आपको इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट करके कि हमारा ये दिक्कत रही है, ये समझ में नहीं आया है। अगर समझ में भी नहीं आया कोई बात नहीं, आप नोट डाउन करो उसको, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप अपने डाउट पूछना, शायद मैं लाइव पढ़ाऊँ, तब हम लाइव पढ़ेंगे, और लाइव पढ़ेंगे आप जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों के डाउट दूंगा, और बहुत अच्छे से पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाने की, हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप पहली बार आए हो तो मैंने इससे पहले 5 वीडियो आपके सिलेबस के डाल चुका हूँ, उन सिलेबस को देखो। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैंने पॉलिटी पढ़ाई है, उसमें जाके देखो कैसे पढ़ाया है, उससे अच्छा पढ़ूंगा मैं इस बार। पहली बार था यूट्यूब पर मेरा ऐसा कुछ पढ़ाने का जो एक तरह से था ना, मेरा पहली बार था। अब आगे आगे जितनी चलेंगे हम इतना अच्छा करेंगे, इतने अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को आप शेयर करेंगे, और बस आप मेरा हौसला अफजाई करो, और जितना आप सपोर्ट दिखाएंगे इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, और पूरा सिलेबस, जिस तरह से सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ उसी तरह से आप ये टॉपिक सारे क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। अच्छे से नोट्स बना के रखो, और पूरा प्रॉपर, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताओ कहाँ से देख रहे हो, कौन से जिले से देख रहे हो, और है ना, जिले से भी कौन सा क्षेत्र है, कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, देख रहे हो बताओ, और कभी आते हैं घूमने के लिए आपके यहाँ पर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।